अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, ईरान डट गया और अमेरिका भी अपनी गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रहा। ईरान अब तक के हमलों में नाकाबिले तस्खीर न सही मगर तरने वाला हरगिज साबित नहीं हुआ। लिहाजा अब इसराइल को ईरान को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम की ज़रूरत है। ट्रंप ने तकाजा किया कि ईरान गैर मशरूत हथियार डाले, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल और अमेरिका की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान अब इसराइल को सख्त जवाब देगा। ना हम मुसल्लत की गई जंग को मानते हैं और ना ही मुसल्लत किए गए अमन को मानेंगे। आयतुल्लाह खामनाई के इस बयान के बाद अमेरिकी सदर ने एक बयान में कहा कि अब ईरान बात करना चाहता है, मगर पहले उसने बात क्यों नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाजे करना चाहता हूं कि ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी, लिहाजा ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। ट्रंप के इस बयान के बाद चीज़ें मज़ीद मुश्किल और संजीदा होती दिखाई देती हैं क्योंकि मशरिक़ वस्ता की ये जंग आलमी सतह पर टेंशन पैदा कर चुकी है और इसी टेंशन के माहौल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना दे रहे हैं। ये पुरतपाक इस्तकबाल जहाँ सारी दुनिया के लिए पैगाम और ईरान इसराइल जंग में अहमियत रखता है, वहीं भारत जैसी मक्कार रियासत के लिए भी वाज़े और दो टोक पैगाम है। जंगी महाज हो या सिफारती महाज, भारत को हर जगह पर मुंह की खाना पड़ रही है और अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिज़दाक भारत ने बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जबकि इस ऑपरेशन सिंदूर की मांग में राख भरे कई हफ्ते हो चुके। G7 में मोदी जी की रुसवाई और आज वाशिंगटन में फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया ज़ोहराना वाज़े पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से कितना आगे निकल चुका है। पाकिस्तान न सिर्फ अपने इस्तेहकाम में खुद कफील हो चुका बल्कि ईरान पर इजरायली जाहिरियत के वक्त भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इस ईरान इसराइल जंग में आलमी मईशत और मशरिक़ वस्ता के अमन को जो ख़तरात लाहक हैं उसमें भी पाकिस्तान बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर सकता है। 6 दिन हो गए, 6 दिनों से जारी इस जंग में ईरान डट चुका, इसराइल की हिम्मत जवाब दे चुकी, इजरायली अवाम में खौफ व हरास और मुल्क से फ़रार होने की खबरें भी ज़राए से मिल रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने का बुत पाश पाश होने से बचाने के लिए क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा, हिम्मत करेगा या फिर नहीं। अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो मशरिक़ वस्ता के अमन के साथ साथ दुनिया का अमन किस तरह बरकरार रहेगा। और सबसे बढ़कर सवाल ये है कि ये जंग अगर तवालत इख्तियार करती है तो आलमी मईशत को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब ने, इनके साथ साथ मेंबर अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ताहिर जावेद साहब हम अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जर्नल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर अकरम साहब, आई विल स्टार्ट विद यू और पहला बड़ा अहम है जो अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक बार फिर कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर करे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान वाशिंगटन आना चाहता है, बातचीत करने के लिए राज़ी है, लेकिन हमें अभी तक ईरानियन मीडिया से या वहाँ से उस साइड से कोई भी कंफर्मेशन इस खबर की नहीं हुई है। यूँ लग रहा है कि वन साइडेड खबर है जो सामने आ रही है। आप समझते हैं कि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग व्हेन इट कम्स टू द इमेज ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड वट एवर ही सेज, बिकॉज एट टाइम्स ही सेज देयर शुड बी नो वॉर और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आई मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ दिस वॉर। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक अजीब डायलेमा में फंसे हुए हैं इस वक्त मेरे ख्याल में। एक तरफ तो उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन है कि उन्हें किसी फॉरेन वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्रेशर है कि आप इस जंग में आप शामिल हो जाएं और इजराइल की मदद करें। तो ये डायलेमा अभी तक उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। अभी तक वो डराने धमकाने में लगे हुए हैं ईरान पे, लेकिन जो ईरानियन रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उससे तो ये लग रहा है कि अभी तक तो ईरानी डटे हुए हैं और वो पीछे नहीं हटने वाले। तो ये आगे जाके ये क्या करना करे, अमेरिका क्या करेगा, ये हमें देखना होगा। इस वक्त इट्स अनसर्टन, लेकिन इजराइल सर्टनली नीड्स अमेरिकन सपोर्ट एटलीस्ट, क्योंकि जो वो उनको बंकर बस्टर बॉम्ब्स जैसे आपने फरमाया वो शदीद उसकी ज़रूरत है। उसके बगैर जो उनका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विच इज़ टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटी, वो मुमकिन नहीं है।
तो अब ये देखना होगा कि अमेरिका इसमें कूद पड़ता है कि नहीं। अगर जे वो कूद पड़ेगा तो फिर इसके बहुत ही संगीन नताइज निकलेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि अगर ईरान के ऊपर मज़ीद हमले हुए और उनके एटमी असाजात को नुकसान पहुंचा गया तो फिर ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी निकल सकता है और शायद आगे जाके वो टेस्ट भी कर सकता है, कर सकेगा, करना चाहेगा, लेट्स पुट इट दैट वे। और सर्टेनली ये जो डायलॉग का जो प्रोसेस है न्यूक्लियर इशू पे, ये दैट विल बी गॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके बहुत ही नेगेटिव आउटकम होगा अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा तो। ठीक है, अभी ताज़ी खबर ये भी आ रही है कि ईरान का मुज़ाकराती वफ़द जो है वो ओमान पहुंच चुका है। अभी ज़ाहिर है कि इस खबर को भी हम कंफर्म करके ही पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक जो गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो ये हो रही है। और ज़ाहिर है कि दुनिया इस वक्त अमन चाहती है, अमन की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। लेकिन चूँकि आपने एक पॉइंट उठाया ज़मीर अकरम साहब, मैं चाहूँगी यही पॉइंट मैं ताहिर जावेद साहब के साथ भी डिस्कस करूँ। अभी रिसेंटली अभी आपका अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका एक वज़ाहत करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। वो ये है कि देखिए असल में जो मसला जो है ना ये मुज़ाकरात में वो क्या है, ईरान का मौक़िफ़ ये है कि उसका हक है, क्योंकि वो एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है, कि उसका हक है कि वो फ्यूल इनरिच करे सिविलियन यूसेस के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि जी आप बिल्कुल कोई इनरिचमेंट नहीं कर सकते, और जो आपने इनरिचमेंट करी है उसको आप रिवर्स करें या किसी बाहर मुल्क में भेज दें और अपने सारे इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को आप बंद कर दें। तो असल में बात वहाँ पर अटकी हुई है। अगर ये मसला हल हो सके किसी तरह से तो मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ सकती है, बट आई डोंट नो कि इसको ये किस तरह करेंगे। लेट्स सी कि ये इसको प्रोसीड कैसे करते हैं, बिकॉज आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब ने जो आज दोपहर में खिताब किया उसमें तो उन्होंने वाजे कह दिया, लेकिन लेट्स सी कि ये कहाँ किस करवट ऊँट बैठता है। लेकिन ताहिर जावेद साहब, पेंटागन ऑफिशियल्स रिमूव कर्नल नेथन फ्रॉम हिज सेंसिटिव एडवाइजरी पोस्ट जस्ट बिकॉज ही क्रिटिसाइज्ड Israeli regime and there is number of people जो ज़ाहिर है कि ट्रंप के एक्शंस को और मौजूदा सेटअप को इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट अमेरिका टू बी पार्ट ऑफ दिस वॉर, प्रॉक्सी वॉर। आप समझते हैं कि ट्रंप साहब ज़ेन बना चुके हैं कि नहीं, इजराइल ने अगर कहा तो फिर वो हम पंजाबी में अज़रा मजाक लाइन इस्तेमाल करते हैं, ले आया फिर गौरी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस वार के अंदर अभी तो तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि आपको नज़र आ जाता है, आप कम्युनिकेशन सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन इसके ऊपर नहीं हो रही कि अमेरिका इस वार के अंदर कूदेगा। हाँ, धमकियाँ ज़रूर हैं और उस धमकियों के साथ साथ कन्वर्सेशन भी जारी है। अब मैं तो आपको फर्दर ये बताऊँगा कि ये जो अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होने जा रही है, इवन दो उसके अंदर कोई एजेंडा नहीं अभी तक सामने आया, लेकिन ये हो नहीं सकता कि ईरान की और इसराइल की इस वार का उसके अंदर जिक्र ना हो, और ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इसके अंदर अपना रोल प्ले ना करे या कर ना रहा हो इस वक्त। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगले कुछ घंटों के अंदर हमें कुछ थोड़ा ज़्यादा वाज़े चीज़ें समझ में आएंगी, और पाकिस्तान पहले भी कर रहा है कुछ मामला। मेरा ख्याल है कि इसमें ईरान को किसी हद तक ये चीज़ बड़ी मच एक ऐसी जगह पे मैं समझता हूँ, विदाउट सेइंग टू मेनी वर्ड्स, जहाँ पे ईरान को एक दो चीज़ें माने और ये चीज़ें आगे चल पड़ेंगी जो शायद नहीं, लेकिन वो एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तारिक जावेद साहब। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो फिर क्या तो उससे बैक ऑफ करना पड़ेगा ईरान को? यार देखें, बैकअप पाकिस्तान ने भी इतने सालों में यानी कुछ ना कुछ करते करते कर लिया था ना अपना मामला। मैं नहीं कहता कि ईरान कंटिन्यू करे या ना, लेकिन ऑफ कोर्स उसका राइट है कि अगर वो अपनी बिजली बनाने के लिए या सिविल यूज़ के लिए करना चाहता है तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन करके कुछ गिव एंड टेक होता है कि जी आप आ जाएं, देख लें, हम आपको दिखा देते, कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसके ऊपर कम्युनिकेशन। लेकिन इस वक्त अगर ईरान इस वार को डॉज नहीं कराता तो फिर क्या उसका रास्ता है?
तो बेसिकली लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन देन आई विल मूव टू जनरल साहब, आपने जिक्र किया कि कुछ ले दे के गिव एंड टेक, तो ये सारा गिव एंड टेक ईरान ने ही करना है? ये क्या ये ईरान भी तो ये शर्त रख सकता है इन रिटर्न के भी गिव एंड टेक में लेट्स पुट इजराइल इन दैट? अच्छा, यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन राइट? देखिए गिवन, अच्छा जी जी प्लीज कंटिन्यू तार जावेद साहब। जी मैं जी राजा अच्छा, साहब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये करना है ईरान ने ही करना है। ईरान को देखें, जो इस वार के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान, अब मैं नहीं चाहता कोई इसको अमेरिका में, क्योंकि मैं बैठ के बात कर रहा हूँ तो इसको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाया जाए, लेकिन ईरान को नुकसान इस वार के अंदर ज़्यादा होना है। मैं बड़ी यानी उन लाइनों पे बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर शायद करनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी मुल्क को टाइम चाहिए, इनके पास रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, इनको अपनी फर्दर इकानमी बिल्ड करने के, अगर किसी मुल्क को टाइम चाहिए तो ईरान को ही चाहिए ना, दोनों में से। तो जिस बंदे को टाइम चाहिए उसी को ज़्यादा डिप्लोमेटिक होकर किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को डाज, और ईरान बहुत अरसे से वार्स को डाज करता चला आ रहा है। हमने नहीं देखा अपनी, कम अज़ कम पिछले, जब इराक वार के बाद इन्होंने 40 साल से, हाँ 40 साल से, तो ये देखें, ये उनको वही फार्मूला करके टाइम को आगे ले जाना है जो ईरान के बेस्ट इंटरेस्ट में। और मैं आपको किसी हद तक ये बता देता हूँ कि अगले कुछ दिनों में ये हो भी जाएगा। चलें ठीक है, आपने तो ये हमें खबर भी दे दी और तज्जिया भी कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूँगी जनरल साहब कि वी ऑल नो कि इराक की बहुत सारे फ्लॉज एंड वीक पोजीशंस पे मौजूद हैं, बल्कि हम में से तो बहुत सारे लोग, दुनिया ये एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि 24 घंटे भी निकाल पाएगा ईरान। नाउ इट्स बीन 6 days। पॉइंट इज़ कि इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू कंटिन्यू द वॉर, इट्स द पॉइंट कि आप इस चीज़ पर आ जाएं कि आपने इसको सम अप कैसे करना है। कि अगर आपका एक बच्चा मांग रहा है जी मुझे विक्ट्री दे दीजिए और दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं तो बराबर की जंग लड़ रहा हूँ, तो आपने इसका रास्ता निकालना है। व्हाट डू यू सी, सिंस ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका भी बड़ा सख्त बयान, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ट्वीट्स कर चुके वो हमें मुँह ज़बानी भी बता चुके, और फिर वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत भी हो रही है। आप समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन के मामले पर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा? जी पहले मैं, जो ताहिर साहब ठीक कह रहे हैं कि ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ताहिर साहब ये भी जानते होंगे कि इस दफ़ा पहली दफ़ा इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। और मेरी अपनी असेसमेंट ये है, मैं अक्सर मुसर नहीं हूँ, कि अगर ईरान का जितना नुकसान हो रहा है, अगर उसका अशर अशीर भी वो नुकसान करता रहा इसराइल का, तो ये बात नहीं है कि ईरान जल्दी घबरा जाएगा, इसराइल में भी घबराहट पैदा हो जाएगी और शायद हो चुकी होगी, हो गई है। एक तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ईरान की सरजमीन, ईरान के लोग, इसराइल की सरजमीन इसराइल के लोगों से बहुत ज़्यादा है। ईरान में तकलीफ़ सहने की, बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो इसराइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ये डिमांड है कि अनकंडीशनल सरेंडर, ये डिमांड बहुत गैर मंतकी है। और गैर मंतकी मैं क्यों कहता हूँ, मैं आप साबित कर देता हूँ कि अगर 5 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर का गाज़ा का खित्ता तमाम तर जुल्म और उसके बावजूद एक एक बच्चे और औरत को वहाँ ख़त्म कर दिया गया, अगर वहाँ पर अनकंडीशनल सरेंडर नहीं हुआ तो ईरान कैसे सरेंडर करेगा? ये ज़रा कोई मुझे बताए इस बात पे। दूसरी बात ये कि अगर बात आगे बढ़ानी है आपने, तो ये सिर्फ धमकियों से नहीं, कुछ इंसेंटिव भी तो दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी तो कहा जा सकता है कि हम आपकी पाबंदियों में कोई नरमी कर देंगे, कुछ ये कर देंगे। ईरान किसी भी तरीके से सिर्फ धौंस से नहीं मानेगा, उनको ज़रूर कोई ना कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है, और जो हमारे सिपह सलार वहाँ मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। वो यहाँ पर अमन के लिए भी काम करेंगे, ये मुझे यकीन है कि वो कोई धमकी लेकर कोई नहीं, धमकी वाला मैसेज नहीं कन्वे करेंगे, चाहे भी ट्रंप साहब। अलबत्ता कोई इंसेंटिव का मैसेज अगर आया अमेरिका की तरफ से तो वो ज़रूर लेकर आके ईरान को देंगे, और यही एक रास्ता है आगे जाने का। और दूसरा ये कि ये जो धमकी है ट्रंप साहब की, इसको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि चीन के सदर ने क्या कहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ताहिर साहब भी जानते हैं। और फिर खामनाई साहब जो कह रहे हैं कि ना तलाफी नुकसान, वो किस बिरते पर कह रहे हैं, वो भी हमें ख्याल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं कि बड़े लीथल हमले किए हैं और जारी हैं इसराइल की तरफ से,
एक तो उनका नुकसान हो रहा है अपना भी, दूसरा ये कि इतने अगर सैकड़ों के हिसाब से मिसाइल तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर क्या अचीव किया है इसराइल ने अभी तक? ये भी तो बल्कि उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने अपने टारगेट्स मीट ही नहीं किए। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हाँ हम अपने टारगेट्स उस तरह। हाँ जी ठीक है, वो खुद ही कह रहे हैं साफ कि अगर उन्होंने मीट किए होते, अगर आप इसको छोड़ भी दें, ये जो न्यूक्लियर मामला है, फिसाइल मटीरियल है, तो जो उनके मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल भी अगर छोड़ दिए ईरान ने, तो फिर उनके, इसीलिए मैं वो जो कह रहा था ना कि ईरान में तकलीफ सहने की जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत बड़ा है। कह रहे हैं ज़्यादा है, वो कम है, उसके निस्बत इजराइल बहुत पीछे रह जाता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़ाहिर है चूंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो अंग्रेज़ी का ही गाना है कि आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर एंड आई डिडंट लाइक द एंडिंग। तो हमने देखा कि जो इराक में मैस वेपन डिस्ट्रक्शन हुआ, सेम उसी तरह की चीज़ें शायद ईरान के लिए भी प्लान की गई थी। जो डायरेक्टर हैं ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी साहिबा, उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि नहीं जी कोई ऐसा वेपन वाला मसला नहीं, लेकिन ट्रम्प साहब बज़िद हैं कि मैं नहीं मानता। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ज़मीर अकरम साहब, ट्रम्प सेज आई लव पाकिस्तान। मोहब्बत तो बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अमाराती सदर ने ईरानी सदर से रब्ता भी किया, और फिर ऐसे मौके पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद है, मुलाकात भी होने वाली है। आप क्या समझते हैं, कोई ब्रेक थ्रू पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के थ्रू? ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है, और इसमें यकीनन ईरान ये जो सिचुएशन है इस पर बातचीत हुई होगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, उस पर भी बातचीत हुई होगी। मैं समझता हूँ कि अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान किसी किस्म का रोल प्ले करे डी एस्केलेशन के लिए, टेंशन्स को लोअर करने के लिए, और हम इस रोल को प्ले कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और दूसरे जो खित्ते के जो ममालिक हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ इज़राइल ऑफ कोर्स, हमारे इन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम पॉजिटिव रोल ज़रूर प्ले कर सकते हैं, और मेरा ख़्याल है कि अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान कुछ रोल प्ले करे। अब स्पेसिफिकली क्या हम कर सकते हैं और क्या वो अमेरिकन एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो इस वक्त तो क्लियर नहीं है। लेकिन द फैक्ट कि द अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है लंच पे, that in itself indicates the importance that ये अमेरिका जो पाकिस्तान को importance extend कर रहा है इस situation में। But I want to interrupt here and just ask a simple question. ऑलरेडी ऑप्शन तो मौजूद है कि ईरान के साथ अमेरिका बराह रास्त बात कर ले और अपनी अनकंडीशनल सरेंडर की बात करे और फिर शराइत में माले। दैट ऑप्शन इज़ ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय ईरान। पाकिस्तान की तरफ से क्या ऑफ़र किया जा सकता है अगर हम सिर्फ एक कयास कर लें कि ईरान भी उस पर आमादा हो जाए और अमेरिका भी मान जाए? अब इट वुड बी प्रीएम्प्टिव फॉर मी टू से समथिंग लाइक कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, बट एज अ सोल्यूशन अगर आप पूछे हैं कि मेरे ख्याल में क्या सोल्यूशन हो सकती है एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ न्यूक्लियर इश्यूज, देखिए अगर रहबर जो है खमीनेई साहब, उन्होंने 2003 में ये कमिटमेंट दी थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहता है। उसके बाद अब जो मसाइल जहाँ पैसे, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया, वो ये है कि जो इनरिचमेंट है उसका क्या किया जाए। तो उसका हल बड़ा आसान हल निकल सकता है अगर दोनों साइड्स उसको मान लें, और वो ये है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो ईरान के प्रोग्राम्स को मॉनिटर करे और वेरीफाई करे कि जी जितनी इनरिचमेंट हो रही है वो वेपन्स ग्रेड इनरिचमेंट नहीं है। ठीक है। और इस तरह से ये मसले को एड्रेस किया। ये मसला कोई नई सोल्यूशन नहीं है, ये
जो पहले जो अग्रीमेंट था JCPOA का अग्रीमेंट जो 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिजेक्ट किया, उसमें भी ये बेसिकली ये इश्यूज थी। हाँ, ईरान को क्या इसका इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या मिल सकता है, वो है जनरल लोधी साहब ने फरमाया था पहले कि ईरान पर जो सैंक्शंस हैं उनको रियलिस्टिकली हटाया जाए, उनको इंटरनेशनल मार्केट में अपना ऑयल और गैस को सेल करने दिया जाए। तो ये का अगर इस किस्म की इंसेंटिव्स अगर अमेरिका उनको देगा तो ईरान, मेरा ख्याल है ईरान मान जाएगा ऐसी चीज़ों पर, अगर क्योंकि वो कहते हैं कि हम एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते, तो इसका सोल्यूशन तो निकल सकता है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, दूसरी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया जाए। तार, जब ये सब आर्मी चीफ साहब की एक दिन पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई, आई एम श्योर आप भी मिले हैं, तो क्या अहम चीज़ें डिस्कस की उन्होंने कम्युनिटी के साथ, डायस्पोरा के साथ? और फिर ज़ाहिर है कि बड़ा करीब है कश्मीर का इशू, फ़लस्तीन का इशू, और अब ये ईरान के साथ तो पाकिस्तान बाकायदा खड़ा हुआ है, ये हमने ऐलान कर दिया है कि हमारा ब्रदर कंट्री है। मैं इसके ऊपर भी आपको बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान से आसम फील्ड मार्शल साहब के साथ आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर दाखिला और DGMO, ये बड़े अहम लोग साथ इस विज़िट के ऊपर मौजूद हैं, और साथ साथ अमेरिका की जो सफ़ीर जो चार्ज डी अफेयर के पाकिस्तान के अंदर, वो भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब जब ये यहाँ पे आए हैं और आए हुए कुछ दिन भी हुए हैं, और इनकी सारी मुलाकातें वाइट हाउस में भी ये जाके स्टीव विटकॉफ के साथ इनकी अच्छी मुलाकात रही, तुलसी गबार्ड के साथ अच्छी मुलाकात रही, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। तो ये हो नहीं सकता कि पिछले 2-3-4 दिनों में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो के पहला राउंड हो ना चुका हो। फिर उसके बाद ये भी नहीं हो सकता कि उस राउंड के बाद इन्होंने ईरान से कॉन्टेक्ट ना किया हो, और ये सारी चीज़ें पिछले 2-4 दिन के अंदर हो रही हैं, ये ऊपर नीचे। अब ये सारी चीज़ों के बाद ट्रंप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब ये जो भी लोग, मैं तो इसका माहिर नहीं हूँ, जो ये दफाई चीज़ों के माहिर हैं, वो इसमें से निकाल लेंगे ना कि जब बड़ों की मुलाकात होती है छोटे आपस में मिलने के बाद, तो ऑब्वियसली उसमें से रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ हो सकती है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बोला था कि आई होप कि इसमें से कुछ ना कुछ निकल आएगा। फिर साथ ही मैंने आपको ये भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि ईरान, अच्छा, अब जो भी मामलात हैं ना, ऐसे नहीं होंगे कि इसमें ईरान 100% उसमें से ना कर। अगर पाकिस्तान समझता है कि ये ऐसा एक चीज़ है जिसके ऊपर ईरान से बात की जा सकती है, तो पाकिस्तान को भी तो पता है ना कि ईरान से किस पे बात हो सकती है और किस पे नहीं हो सकती। तो इसलिए ये ऐसा तो नहीं है ना कि भी हम जा करके किसी बड़ी सी चीज़ का वादा करके जाके ईरान से बात करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि देयर आर सम वेरी सॉलिड कन्वर्सेशन, और उसके बाद ये मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये चीज़ें, और ये जो रिस्पेक्ट है, ये भी मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब को ये मिलने के बहुत वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं कि अल्लाह ताला उनको इसमें भी एक इज़्ज़त देगा कि ये इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को शायद वो डाज करा दें, नंबर 1। अब आपने जो बात की उसकी वहाँ पे बहुत अच्छी बातें हुई, इतनी लंबी स्पीच मेरे ख्याल शायद हमने पहले इनसे नहीं सुनी। बड़ा इन्होंने, यानी ऐसा था जैसे आप अपनी फैमिली के मेंबरान के साथ बैठ के और खुल के बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे लोगों ने सवाल भी किए हैं, सवालों के इन्होंने जवाब भी दिए, और ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिसके ऊपर लगे कि ये टेक्स्ट बुक का कोई जवाब दिया हो इन्होंने। तो बाकायदा मैं तो कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी और इन्होंने भी वो शेयर की यहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम डिस्कशन के अंदर आई ना, कि जी हम क्या कर सकते थे और हमने कहाँ पे जाके हाथ को रोक दिया, हम क्या वाज़ेह पैगाम देना चाहते थे इंडिया को। तो मोस्टली तो ये सारी कन्वर्सेशन इंडिया की जो वार थी उसके ऊपर हुई, और 350 के करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे, कोई कुर्सी खाली नहीं थी, और वहाँ से हर बंदा ये मैसेज लेकर के वापस गया कि पाकिस्तान गुड डेज आर अहेड ऑफ अस। तो ये और हर शख्स वहाँ से पाकिस्तान का सफीर बन के उस हाल से बाहर निकला, बल्कि लोगों को बताना पड़ा कि भाईजान आप चले जाएं, रात के मिसाल है कि 1 बजे का टाइम हो गया। तो उनको भी वहाँ से निकालने के, हर बंदा उनके साथ तस्वीर खिंचाने के। तो आई बिलीव कि इस तरह की चीज़ें इनको फर्दर और करनी चाहिए। लोगों ने उनका वो एक पर्सनल साइड भी देखी, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने यानी एक विटीनेस भी दिखाई लोगों को, जैसे एक हम दोस्तों में बैठ के बात कर रहे हैं, सीरियसनेस भी दिखाई कि हम किस चीज़ के ऊपर हम
नहीं करेंगे। तो इट वाज वेरी जो एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन थी, कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ा नहीं जिसके ऊपर लोगों ने पूछा और ये सवाल को डाज करा दिया गया। और बहुत सारे सवाल, मेरे ख्याल को 20-25 तो सवाल पूछे गए उनसे, ज़्यादा शायद इससे भी सवाल पूछे गए, और उन्होंने नहीं रोका। वो तो सिर्फ इसलिए कि वो खाने का जो मामला था ना, वो गर्म हो के वो लोग तंग आ गए थे कि इतनी लंबी डिस्कशन, लेकिन वो बैठे थे उसको। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें इनको करनी चाहिए, और उन्होंने भी इस चीज़ का चले, आई एम ग्लैड दिया कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़ाहिर है कि आप तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिले भी हैं, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो इस तरह ही बढ़ता है, और वो मेरा ख्याल से बढ़ चुका है। बट ऑन दी अदर हैंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जी इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं कि ये 350 लोगों के अंदर एटलीस्ट, ये बड़ी मैं आपको अहम चीज़ बता रहा हूँ, एटलीस्ट 50 लोग वो थे जो कुछ महीने पहले दूसरी कैंप के ऊपर बैठ के प्रोटेस्ट करते और यहाँ बैठ के वो इनके साथ फोटो खिंचा रहे। ठीक है, आई गेट इट, आई होप के देखने वालों को भी समझ आ गई होगी। अच्छा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है, वो ये हुई है जनरल साहब के G7 समिट ट्रंप साहब छोड़ के यहाँ आ गए हैं, यहाँ पर ज़ोहराना होने वाला है, और मोदी साहब से मुलाकात भी खैर उस तरह नहीं हुई, ना वो तस्वीर में शामिल थे, ना वो बैकग्राउंड में कहीं दिखे हमें। वो अलग बात है कि ट्विटर पे वो माय फ्रेंड लगाकर सबकी तस्वीरें लगा रहे हैं अलग अलग से। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं चला गया? वो तो कह रहे हैं कि हमारा सिंदूर ख़त्म ही नहीं हुआ। जी, मेरा ख्याल है कि इसको आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई बैलेंस्ड मैसेज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हक़ में एक बड़ा इंडिया है। और ये बड़ी अच्छी बात की ताहिर साहब ने कि मेरा ख्याल है कि निचले लेवल पर जो बातचीत हुई है उसमें तमाम चीज़ें तय हो चुकी होंगी, तभी ट्रंप साहब आए भी होंगे। और ये तो सिर्फ एंडोर्स करने का टाइम होगा जो कुछ पहले से फ़ैसले हो चुके हैं। और मुझे यकीन है कि जो फ़ैसलों की पहली फहरिस्त है उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो होंगी। मसलन कश्मीर पे अगर सालसी होनी है तो क्या किस नौयत की होगी, कौन कौन से और मुल्क इन्वॉल्व होंगे, किस जगह पर होगी। और दूसरी ये कि जो रिटोरिक है इंडिया का कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसके ऊपर बात हुई होगी कि उनको भी ठंडा करें। हम तो ठीक है, आपकी बात सुनने आ भी गए हैं, आपके साथ बात भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पहली बात होगी। और दूसरी बात साफ ज़ाहिर है कि ये चूँकि ईरान और इसराइल का बड़ा हॉट मौजू है, इसके ऊपर भी होगी। और जैसे उन्होंने कहा ताहिर साहब ने कि मस्बत इसमें कोई बात, मैं मस्बत यही समझता हूँ कि अगर कोई इंसेंटिव ईरान को देकर कोई पैगाम लेकर आते हैं आर्मी चीफ, तो ईरान के लिए भी बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा, अमन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि जिस तरीके से एक रिलैक्स्ड माहौल में उन्होंने वहाँ पर जो पाकिस्तानी है उनसे बातचीत की। हमें यकीन है कि पाकिस्तान वापस आकर भी वो इसी किस्म का रिलैक्स्ड माहौल पैदा करेंगे, और जो थोड़े बहुत लोग टेंस बैठे हुए हैं उनके साथ इसी अच्छे तरीके से अगर बातचीत करें, यहाँ भी माहौल बहुत बेहतर होने के इम्कानात मौजूद हैं। क्योंकि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है, और सिपा सालार पाकिस्तान में ये अहलियत मौजूद है कि पूरे पाकिस्तान को साथ मिलाकर चले। और हम लोगों को भी चाहिए, जो और हमारे यहाँ पर लोग हैं जो कुछ और सोचते हैं, कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हमें तमाम अपनी चीज़ें पीछे छोड़कर, तमाम जो सियासी मामलात हैं उनको एक तरफ रखकर पूरे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिपा सालार के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, और हमारी जो उनके हमायत है पूरे हर कोने से जो पहले भी मौजूद है, और अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। जी एग्जैक्टली, आई सेकंड दैट। और चूँकि इसमें मैं थोड़ा सा एक कमेंट पास कर लूँ, एक्चुअली जंग में जो है वो कौमों की असलियत तभी पता चलती है कि कौम किस तरीके से बिहेव करती है। पाकिस्तान ने जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में बिहेव किया था, दैट वाज वंडरफुल। एवरीबडी वाज इन अ सिमेट्री, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। हम सब पाकिस्तानी थे, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। मैं थोड़ा सा इस पर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ईरान की तरफ भी जब आप देखते हैं और जिस हिम्मत और जज्बे के साथ वो लोग खड़े हैं, उनके जज्बे को सलाम है। वो भी एक कौम है और निडर कौम है। अलबत्ता कहीं और अगर तकलीफ़ होती है तो वो होता है भारत, वो होता है इजराइल। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, तो फिर ज़मीर अकरम साहब से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। ज़मीर अकरम साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा और देखने वालों को भी कि पूरी दुनिया में जब इजराइल कहता है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे और दूसरी तरफ भारत कहता है हम अखंड भारत बनाएंगे, दुनिया का कोई भी मुल्क इस तरह का बोगस किस्म का दावा नहीं करता है।
क्या ये नज़र नहीं आता है वेस्ट को कि ये दोनों ममालिक क्या करना चाहते हैं, किस अज़ाइम के साथ हैं, और उनके सपोर्ट के साथ भी वो कुछ खास कर नहीं पाए अभी तक? ये दोनों मुल्क इजराइल और भारत एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के शिकार हैं। वहाँ इजराइल में ज़ायनिस्ट हुकूमत है जो 1996 से ग्रेटर इजराइल, जब से ये नेतन्याहू साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसको ये परसू कर रहे हैं। और यहाँ हमारे हमसाय मुल्क में जब से मोदी साहब आए हैं तो वो भी हिंदुत्व की बेसिस पर एक फैशिस्ट गवर्नमेंट की सरबराही कर रहे हैं। और दोनों अखंड भारत और ग्रेटर इजराइल का मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि अपनी हेजेमनी अपने अपने खितों में वो इम्पोज करें। ये ऑब्वियसली एक पाइप ड्रीम है जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है किसी और मुल्क को, किसी भी मिडल ईस्ट में या साउथ एशिया में। लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत अहम है कि ये क्यों नहीं नज़र आ रहा, और उसकी वजह ये है बेसिकली मैं कहूँगा जियोपॉलिटिक्स। ख़ास तौर पे जब अमेरिका देख रहा है कि चीन उसकी मुखालफत में या चीन उसके बराबरी में आ गया है और एक सुपर पावर है, अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका की जो डोमिनेशन है, ग्लोबल डोमिनेशन, उसको चीन उसको हटा ना सके। तो अपनी ग्लोबल डोमिनेशन को प्रिजर्व करने के लिए अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि चीन को कन्फ्रंट और कंटेन और कन्फ्रंट किया जाए, और उसके लिए भारत अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक, ठीक है। यानी वो इन्हीं का ही कोई गाना है, उसकी लाइन उधार ले लेती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। वक्त की कमी में चाहूँगी दोनों मेहमानों से भी ले लूँ, वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ना निगाहें मिली ना निशाना मिला। ताहिर जावेद साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर, प्लीज़ क्विकली बताइएगा। देखिए, मैं थोड़ी शुरू कन्वर्सेशन सुन नहीं सका, लेकिन मैं ये थोड़ा आपको बता दूं जाते जाते कि ये वार अमेरिका के लिए भी स्टार्ट करना कोई सरप्राइज भी हो सकता है, क्योंकि तो आजकल जो पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ दिनों में बता दिया ना कि साइबर अटैक जो है ना वो बेसिकली डोमिनेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप जितने मजहबी मिसाइल ये वो फेंक रहे हैं ना, आपने 70% इंडिया को फ्रीज किया हुआ था साइबर अटैक से। अब ये चीजें तो कोई भी मुल्क, आप किसी की कैपेसिटी चेक ही नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये टेस्ट करना कि मुकम्मल तौर पे जंप करके वो इतना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज गाज हो जाएगी। इट्स नॉट जस्ट द मिसाइल्स एंड इट्स नॉट जस्ट द अदर वेपन्स, तो ये बहुत सारी और चीजें जो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाई हैं, उसको देखते हुए ये डिसीजन लेते हुए 10 दफा सोचना पड़ेगा हर मुल्क को। ठीक है, और यही चीज़ अंडर एस्टिमेट की इंडिया ने। जनरल साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि इसराइल तो फिर भी अपने ग्रेटर इसराइल मंसूबे के चंद एक पहले फेजेस में कामयाब हो चुका है, और वो उसका इन्फ्लुएंस जो है जैसे वो बढ़ा रहा है, और जैसे अरब स्प्रिंग के चक्कर में काफ़ी सारे मुल्कों को मलियामेट कर दिया गया है, बाकियों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया गया है। लेकिन अभी कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक ऐसे आ गए हैं कि जो कि बड़े सख्त पत्थर रास्ते में है, और मेरा नहीं ख्याल उनको अबूर कर पाएगा। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, वो तो किसी पहले फेज़ में भी कामयाब नहीं हुआ अखंड भारत वाले में, सिवाय इसके कि जो हिंदुस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतें हैं उनका जीना हराम किया हुआ है, या मकबूजा कश्मीर में वो मैं उनके लिए कहती हूँ, इंडिया के लिए, कि वो नुसरत साहब फरमाते हैं ना कि वो भी अपने नाहिर रहे, दिल भी गया काम से, तो वो इंडिया के साथ तो खैर वो वाला मामला हुआ। बहरहाल इस तरह की दहशतगर्दी खत्ते में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आई होप कि ये दुनिया अमन भी देखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।